डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ, रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि किसी रिएक्शन को देखकर हम उसका ऑर्डर जज नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स या मेथड होते हैं जिससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करते हैं। तो वही मेथड हमें आज स्टडी करने हैं। तो आज जो मेथड हम स्टडी करेंगे उसमें सबसे पहला है ग्राफिकल मेथड, और सेकंड है इनिशियल रेट मेथड, और थर्ड है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। तो एक एक करके हम इनको डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। फर्स्ट नंबर पर हम करते हैं ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड जो है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के काम आता है ओनली इन केस ऑफ दोज रिएक्शंस विच हैव वन रिएक्टेंट, जिसके पास एक ही रिएक्टेंट जिसमें रिएक्ट करता है, उस केस में आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट इस मेथड से, जिसका नाम ग्राफिकल मेथड है, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक रिएक्शन, ये आपने रिएक्शन पहले भी देखी होगी, 2N2O5 4NO2 प्लस O2। तो इसमें हालांकि 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं लेकिन रिएक्टेंट एक ही है। ऐसे केसेस में ग्राफिकल मेथड जो है वो सूटेबल रहता है टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसमें आपको सबसे पहले एक ग्राफ प्लॉट करना है, क्योंकि मेथड ग्राफिकल मेथड ही है इसका नेम। तो उसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस जो है टाइम जो है आप प्लॉट करेंगे। तो आपको ये पता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होती चली जाती है, डिक्रीज। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज ये टाइम t1 है तो इस पर जो कंसंट्रेशन है वो सपोज x1 है। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है कि कैसे निकालते हैं, एक टेंजेंट ड्रा करके परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, जैसे कि पहले आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना बता रखा है। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग कंसंट्रेशन होगी और रेट ऑफ रिएक्शन भी अलग अलग ही होगा। तो अलग अलग टाइम पर देखिए, टाइम सपोज t1 है और कंसंट्रेशन सपोज x1 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगा, का चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे आप dx/dt लिखते हैं, तो इसी तरह से आप कोई दूसरा टाइम ले सकते हैं जो थोड़ा आगे है, उस पर कंसंट्रेशन कुछ और होगी और रेट ऑफ रिएक्शन भी कुछ और होगा। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग कंसंट्रेशन होगी और अलग अलग क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन वर्सेस रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन, इसमें टाइम को हम छोड़ देते हैं। तो इनमें फिर से ग्राफ प्लॉट करना है, तो वो 2 ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, वो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पे 2 ग्राफ बना देता हूँ। एक हम लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन, और एक दूसरा ग्राफ लेंगे रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का स्केयर पावर 2, पावर 3 भी ले सकते हैं। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि रेट वर्सेस कंसंट्रेशन पावर 1 जो है ये ऑलमोस्ट लीनियर ग्राफ आता है। और जब आप इस पर्टिकुलर केस में कंसंट्रेशन की पावर 2 से प्लॉट करेंगे तो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से आता है, जो कि लीनियर नहीं है। तो इससे, इन 2 ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि रेट जो है कंसंट्रेशन की 1 पावर पे डिपेंड करता है, ना कि 2 पावर पे, क्योंकि ये ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन है। तो मैथमेटिक्स में आपको ये बताया जाता है कि जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो इसका मतलब ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर आप समझ गए, क्योंकि ये वाला ग्राफ जो है वो फर्स्ट ऑर्डर वाला ही लीनियर है और सेकंड ऑर्डर वाला लीनियर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन की 1 पावर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम रेट कांस्टेंट लगा लेते हैं। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर तो इस रिएक्शन का कितना है, 1 है। और रेट कांस्टेंट जो है आप कैसे निकालेंगे, वो क्या होगा, रेट डिवाइडेड बाई ये N2O5 की कंसंट्रेशन, यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस इक्वेशन को आप मैथमेटिक्स में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ते हैं y=mx से कंपैरिजन कर सकते हैं। m जो होता है वो क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन होता है। और मैथमेटिक्स में स्लोप आपको क्या बताया जाता है, tan थीटा। tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर जो है वो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, और बेस में क्या आ रहा है, कंसंट्रेशन। तो इस तरह से यहाँ आप k की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मेथड आपके समझ में आ गया होगा कि दिस इज़ यूज्ड ओनली इन केस ऑफ दोज रिएक्शन विच इन्वॉल्व वन रिएक्टेंट
रिएक्टेंट, तो इसमें पहले आपको कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट करना है। तो डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट जो कंसंट्रेशन होगी, तो कंसंट्रेशन वर्सेस रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन की डिफरेंट पावर के साथ प्लॉट कर लेना है। जितनी पावर के साथ ग्राफ लीनियर आ जाता है उतना ही उसका ऑर्डर होता है। अब हम सेकंड मेथड देखते हैं जिसका नाम है इनिशियल रेट मेथड। तो ये मेथड कब यूज़ होता है? जब किसी रिएक्शन में दो या ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं, उस केस में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं इनिशियल रेट मेथड। तो आपको नोट करना है, इनिशियल रेट मेथड इज़ यूज टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ दोज रिएक्शंस विच हैव मोर देन वन रिएक्टेंट। तो ऐसी कोई रिएक्शन एग्जांपल ले लेते हैं, कोई जनरल एग्जांपल। सपोज मैं ये ले लेता हूँ 2A + 2B + C, कोई भी रिएक्शन आप लिख सकते हैं, और ये प्रोडक्ट बनते हैं जिसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट ले लिए हैं A, B, C। तो इसमें इनिशियल रेट का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहता है वो देख लेते हैं। तो इनिशियल, इसमें सबसे पहले क्या करना है, टू नोट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन बाय टेकिंग नॉन कंसंट्रेशन ऑफ A, B एंड C। तो स्टार्टिंग में सपोज 1 मोल ईच ले लेते हैं आप, और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं और उसको नोट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सपोज कंसंट्रेशन ऑफ A जो है उसको हम डबल कर देते हैं, जितनी पहले थी उससे डबल कर देते हैं। और सपोज जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है, आप सपोज कीजिए कि वो 4 टाइम्स हो सकता है। वो कितने भी टाइम्स हो सकता है ये मैं जस्ट एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ। तो अगर वो 4 टाइम हो जाता है डबल करने से ए की कंसंट्रेशन को, तो इसका मतलब जो होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ए की 2 पावर पर डिपेंड करता है। मतलब कि जो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A जो है वो कितना है, 2 है। यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं कैसे, कि अगर हम इस कंसंट्रेशन को डबल करते हैं, यहाँ पर 2A कर देते हैं, तो जब 2 का पावर 2 होगी तो वो 4 आ जाएगा बाहर। तो इसका मतलब जब हम ऐसे किसी की कंसंट्रेशन को डबल करने से देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम हो गया है, तो वो तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर क्या हो, पावर 2 हो। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट किया कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A तो है 2। तो इस तरह से विद रिस्पेक्ट टू B एंड C भी हम देख लेते हैं। अगर सपोज हम नेक्स्ट स्टेप में B की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, सपोज डबल ही हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ वो देखिए। रेट ऑफ रिएक्शन जो है अगर B की कंसंट्रेशन को डबल करने से डबल ही होता है, तो इसका मतलब B की पावर 1 पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता होगा, क्योंकि B को अगर आप 2 भी करते हैं तो पावर 1 होगी तो वो ओवरऑल ट्वाइस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B जो है वो कितना है, वो 1 है। मतलब B की 1 पावर पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। आगे करते हैं, अगर हम सपोज C की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन सपोज कोई चेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन C का कितनी पावर पे डिपेंड करता होगा, वो 0 पावर पे डिपेंड करता होगा। इसका मतलब C पे वो डिपेंड ही नहीं करता है, क्योंकि जब हमने C की कंसंट्रेशन को डबल किया और रेट ऑफ रिएक्शन चेंज ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू C इज़ 0। तो ओवरऑल जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा वो देख लीजिए। रेट जो है अभी आपने फाइंड आउट किया था कि A के विद रिस्पेक्ट टू जो है ऑर्डर 2 है, और B के रिस्पेक्ट में 1 है, और C के रिस्पेक्ट में 0 है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होता है, पावर्स का सम होता है, 2 + 1 + 0। तो ये कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस मेथड में कुछ नहीं करना है खास, तो आपको यही बताना है कि पहले इनिशियल रेट नोट कर लेना है बाय टेकिंग नॉन कंसंट्रेशन ऑफ A, B एंड C। इसमें से एक एक रिएक्टेंट को लेकर उनकी कंसंट्रेशन को डबल करते जाना है। अगर डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम हो जाता है। यहाँ पे अगर आप ट्रिपल करते
ट्रिपल करते तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम की बजाय 9 टाइम होता। तो उसका मतलब भी होता है कि रेट कंसंट्रेशन की 2 पावर पे डिपेंड करता है। इसी तरह से डबल करके दूसरे रिएक्टेंट को देख लीजिए, अगर वो डबल ही होता है तो 1 पावर पे डिपेंड करता है। अगर डबल करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो इसका मतलब उसकी 0 पावर पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम इनिशियल रेट मेथड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो ये मेथड आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थर्ड मेथड है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। तो इंटीग्रेटेड का मतलब यहाँ पर इंटीग्रेशन से है। मैथमेटिक्स में आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो उस कंसेप्ट का यहाँ पर थोड़ा बहुत यूज़ होना है। तो आप इस मेथड को समझ लीजिए। सपोज आपको एक रिएक्शन दी गई है Na प्रोडक्ट, ये कोई रिएक्टेंट है A और ये प्रोडक्ट्स बना रहा है, और आप इसमें सपोज कर लीजिए कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A जो है, ये जो रिएक्टेंट है, सपोज वो स्मॉल a मोल पर लीटर है, और आफ्टर टाइम t टाइम सपोज 5 मिनट के बाद x मोल पर लीटर हैव रिएक्टेड। तो इसका मतलब क्या होता है कि उसमें से x मोल पर लीटर रिएक्ट कर गया है। सपोज ये A की वैल्यू 10 मोल पर लीटर थी और t टाइम के बाद सपोज 3 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद उसमें से 3 मोल्स रिएक्ट कर जाते हैं। तो कंसंट्रेशन बचती कितनी है, इसमें से ये माइनस कर दीजिए, तो कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t जो है वो कितनी बचती है, A माइनस एक्स मोल पर लीटर। t टाइम सपोज 5 मिनट या 3 मिनट कुछ भी है, तो अब कंसंट्रेशन इतनी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कंसंट्रेशन की कुछ पावर पर डिपेंड करता है जितना कि ऑर्डर होता है किसी रिएक्शन का। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन की पावर में n लगा लेता हूँ। n की वैल्यू 1 2 3 या 0 भी हो सकती है जितना किसी रिएक्शन का ऑर्डर है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, dx/dt, और कंसंट्रेशन जो है t टाइम के बाद ये चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, वो कंसंट्रेशन की कुछ पावर पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, dx/dt यहाँ पर क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लगा देते हैं। A माइनस एक्स की पावर 0 भी हो सकती है अगर रिएक्शन 0 ऑर्डर की है, और अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है तो इसकी पावर 1 हो सकती है। अगर रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की है तो A माइनस एक्स की पावर जो है वो 2 हो सकती है। एक यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि इनिशियल कंसंट्रेशन को हम ऐसे A0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t को हम A से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं सिंबल्स। तो ये जो इक्वेशंस आई हैं 0 ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए या सेकंड ऑर्डर के लिए, इनको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब कि इनका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करना जैसे वो इंटीग्रेशन का एक साइन होता है इस टाइप से, वो आपको पता ही होगा। उससे इंटीग्रेट करके हम इनका k की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ 0 ऑर्डर के लिए जो k की वैल्यू आने वाली है वो ये आएगी 1/t A0 इनिशियल कंसंट्रेशन, और A जो है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t। तो ये कैसे आएगी, तो 0 ऑर्डर के लिए जब हम इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन करेंगे बाद में तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो इक्वेशन आने वाली है इसको इंटीग्रेट करके वो आएगी 2.303/t log A/A माइनस एक्स। A की जगह आप ही लिख सकते हैं A0 और A माइनस एक्स की जगह सिंपली A लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन को इस तरह की ब्रैकेट में ही लिखते हैं और दूसरी तरह की ब्रैकेट्स में यूज़ नहीं करते। तो ये है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इस तरह से सेकंड ऑर्डर की इंटीग्रेशन क्या आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि वो नोट करना ज़रूरी नहीं है। वो 1/A माइनस 1/A0 इस तरह की इक्वेशन होती है। वो हमारे सिलेबस में नहीं है कि हम आपको इसको इंटीग्रेट करके दिखाएं, लेकिन ये जो दोनों मेथड्स हैं, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन 0 ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा मेन पर्पस था कि आपको ये बताना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट होता है। तो मैं फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल से, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे समझा देता हूँ आपको कि अगर आपके पास डिफरेंट वैल्यू ऑफ t है,
टी जैसे 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट इस तरह से हैं, तो a माइनस एक्स की वैल्यू भी डिफरेंट होंगी। तो वो डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ t एंड a माइनस एक्स पुट करके अगर k की वैल्यू सेम आती है हर बार, तो इसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है। अगर सेम नहीं आती है, वो डाटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इसका मतलब रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है। तब फिर आप किसी और इक्वेशन में ज़ीरो ऑर्डर में या सेकंड ऑर्डर में पुट करके देखेंगे वही सब वैल्यू, तो इससे आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो फाइंड आउट करना पॉसिबल हो पाएगा। हालांकि ज़्यादातर इस मेथड को ज़ीरो या फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही यूज़ करते हैं, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आप करेंगे। तो ये था हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। इसके अलावा और भी मेथड होते हैं, जैसे कि ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड, हाफ लाइफ मेथड, उनको भी आप बुक से रीड कर सकते हैं। अभी हमें इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए रिएक्शन रेट के a⁻3 b⁻2 एंड c पावर 1 है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स हाउ मेनी टाइम्स when concentration of each reactant is doubled। ईच रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अगर हम सबकी डबल कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन पहले का कितने टाइम्स हो जाएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत इजी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है आप सबको डबल कर दीजिए। तो जैसे मैं इसको भी डबल कर देता हूँ और B की कंसंट्रेशन भी डबल कर देता हूँ और C की कंसंट्रेशन भी डबल कर देता हूँ। तो रेट ऑफ रिएक्शन पहले का कितने टाइम्स हो जाएगा, तो वो देखिए आप। तो ये 2⁻3 तो ये बाहर आ जाएगा, इंटू 2⁻2 यहाँ से बाहर आ जाएगा और 2⁻1 ये हो जाएगा और बाकी ये एज इट इज़ रह जाएगा इंटू के a⁻3 b⁻2 एंड c⁻1। तो आप इन सब को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 की पावर ये 3 + 2 + 1 कर लीजिए। तो ये आप देखिए कितना आएगा। तो ये इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने कर लिया होगा। तो ये 64 इंटू के a⁻3 b⁻2 और c⁻1। तो आपका आंसर क्या आया है यहाँ पर, हाउ मैनी टाइम्स का मतलब है कि ये 64 टाइम्स हो जाता है अगर हम हर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इस पर्टिकुलर केस में डबल करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी दिया हो सकता है कि A की ट्रिपल करते हैं, B की कंसंट्रेशन डबल करते हैं और C को भी मान लीजिए डबल करते हैं। तो आप उतना ही पुट करें जितना कि क्वेश्चन में दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में एग्जाम में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर द रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दी है 2NO2 + F2 = 2NO2F हैविंग फॉलोइंग डाटा। इसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी फर्स्ट रिएक्टेंट की और सेकंड रिएक्टेंट की ये आपको यहाँ पर इस टेबल में दे रखी है, जैसे 0.20, 0.05। तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में जब इतना कंसंट्रेशन लेते हैं फर्स्ट और सेकंड रिएक्टेंट की, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये 6.0 × 10⁻³ ऑब्जर्व किया गया। सेकंड एक्सपेरिमेंट में ये कंसंट्रेशन थी और रेट ऑफ रिएक्शन उस वक्त इतना था। अगर हम ये वाली कंसंट्रेशन लेते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इतना रहता है। तो इस केस में आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो ये थोड़ा सा वैल्यूज़ इतना इजी नहीं है कि आप इसको आइडिया से फाइंड आउट कर लें। तो मेथड क्या है वो आप समझ लीजिए। तो आपके पास कोई भी रिएक्शन दी हो तो पहले आपको रेट लॉ लिखना है। तो रेट लॉ कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के NO2 की कुछ पावर होगी और दूसरा जो रिएक्टेंट है F2 उसकी भी कुछ पावर पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता होगा। तो आप सपोज कर लें कि NO2 की अल्फ़ा पावर पे और F2 की बीटा पावर पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो इट मीन्स कि आपको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उनका सम करना है, वही हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और रेट कांस्टेंट कैसे निकालना है वो बाद में देख लेंगे। तो इस जो रेट लॉ आपने लिखा है, अभी आप ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से एक इक्वेशन बना लेंगे। देखिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में रेट ऑफ रिएक्शन कितना था, ये है। तो यहाँ पर आप लिखिए 6.0 × 10⁻³ = K। NO2 की कंसंट्रेशन कितनी है 0.20,
क्योंकि आप वैल्यू लिख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि उस तरह की ब्रैकेट लगाएं, आप सिंपल भी लगा सकते हैं। पावर अल्फ़ा और F2 की कंसंट्रेशन कितनी है 0.05 और पावर कितनी है बीटा है। इसको आप इक्वेशन 1 सपोज कर लें जो हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से लिया है। इस तरह से सेकंड और थर्ड से भी आपके पास इक्वेशन आ जाएंगी, तो ये एक बिल्कुल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब देखिए ये सेकंड एक्सपेरिमेंट से मैं लिख रहा हूँ 1.2 इंटू 10⁻² है के, और कंसंट्रेशन इस केस में कितनी है 0.40 की पावर अल्फ़ा है और 0.05 की पावर बीटा है। इसको आप सेकंड इक्वेशन सपोज कर लें। इसको थोड़ा सा हम टेबल छोटा कर देते हैं और आपको ये क्लियर समझ में आ रहा होगा। अभी आपको क्या करना है, थर्ड एक्सपेरिमेंट से ये रेट लॉ इक्वेशन लिखनी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना है इस केस में 4.8 इंटू 10⁻² होगा ये यहाँ पर। के तो यहाँ पर इक्वेशन की क्या बनेगी, ये 0.80 पावर अल्फ़ा है और यहाँ पर कितना है 0.10 पावर बीटा है। तो ये इक्वेशन आप थर्ड कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोई भी दो इक्वेशंस को आप डिवाइड कर लीजिए जिसमें से एक टर्म कैंसिल हो जाए। जैसे मैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन लेता हूँ, अगर सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करता हूँ तो बीटा कैंसिल हो जाता है, तो ये शायद सोल्व हो जाएगा। तो आप ट्राई करके देखिए डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। तो देखिए क्या आएगा, ये 1.20 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई क्या 6.0 इंटू 10⁻3। तो आप सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं तो नेचुरली के कैंसिल हो जाएगा और 0.40 पावर अल्फ़ा और 0.20 पावर अल्फ़ा इस टाइप से। तो यहाँ देखिए क्या आने वाला है, ये अगर मैं डेसिमल हटा देता हूँ तो ये पावर 10⁻³ हो जाती है। मीन्स कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाले का डबल है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, इसको सोल्व करके सिंपली 2 आ जाएगा और इसको सोल्व करके भी ये अल्फ़ा पावर कॉमन हो जाएगी तो ये 2 रेज़्ड पावर अल्फ़ा हो जाएगा। इसको पहले वाले 2 को मैं 2 रेज़्ड पावर 1 लिख देता हूँ। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 1 आ गई है। तो ये सिंपली आपको समझ में आ गया होगा कि कोई दो आप ऐसी इक्वेशन सेलेक्ट करें जिनमें से एक टर्म कैंसिल हो जाए। वो तभी होगा जब कंसंट्रेशन सेम होंगी और बड़ी वाली वैल्यू ऊपर और छोटे वाली नीचे रख के इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, आप थर्ड को फर्स्ट से या सेकंड से आप डिवाइड कर दीजिए क्योंकि ये भी यहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो मैं आपको अब थर्ड को सेकंड इक्वेशन से, जिससे आंसर आपका सिंप्लीफाई हो जाता हो, वो आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये क्या आएगा 4.8 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू 10⁻² और के कैंसिल हो जाएगा और 0.80 अपॉन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 0.40 पावर अल्फ़ा। और यहाँ ये कैंसिल नहीं हो रहा है इस केस में, तो हमने ये वाली इक्वेशन ऊपर ली है तो ये 0.10 पावर बीटा और नीचे क्या है 0.05 पावर बीटा। तो देखिए ये इसका 4 टाइम है तो यहाँ से तो कितना आ गया, ये 4 आ गया है इक्वल टू के लेफ़्ट साइड में, और यहाँ इससे आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 रेज़्ड पावर अल्फ़ा आ जाएगा और ये भी इसका डबल है ऊपर वाली वैल्यू, तो यहाँ पर 2 रेज़्ड पावर बीटा आ जाएगा और अल्फ़ा की वैल्यू तो 1 है तो मतलब ये 2 आ गया। तो ये 2 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो बीटा इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू 1 आ चुकी है। तो इसका मतलब जो है 1 + 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 1 + 1 जो है वो 2 आ जाएगा। और अभी रेट कांस्टेंट जो है वो निकालना है। आगे रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं पूरा। ये मान लीजिए हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से सोल्व करने की कोशिश करते हैं के की वैल्यू, चाहे आप सेकंड से करें थर्ड से करें किसी से भी हो जाएगी। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में NO2 की वैल्यू जो है, अभी मैं ये लिख देता हूँ कि पावर इसकी 1 है और F2 की पावर भी 1 है और 1 + 1 जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी आपने फाइंड आउट कर लिया था वो कितना आ गया था 2।
अभी हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो वो देख लीजिए कैसे मैं निकाल रहा हूँ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में रेट ऑफ रिएक्शन कितना है 6.0 इंटू 10⁻³ और K की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। NO2 की कंसंट्रेशन कितनी है 0.20 और पावर 1 है, और F2 की कंसंट्रेशन कितनी है 0.05 और इसकी पावर भी 1 है। तो नेचुरली यहाँ से आप K की वैल्यू जो है बड़ा इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। ये नीचे डिवाइड हो जाएगा 0.20 इंटू 0.05। तो इसको आप सोल्व कर लेना और K की वैल्यू जो है ये पावर्स तो मुझे लगता है कैंसिल हो जाएंगी, तो आंसर आपका 6.0 ही आ जाना चाहिए। और इसके यूनिट्स जो हैं, क्योंकि ऑर्डर 2 है तो आपको याद होगा कि 2 ऑर्डर में K के यूनिट लीटर पर मोल पर सेकंड होते हैं। ये आप सोल्व करके देख लेना कि K की वैल्यू क्या आती है। तो इस तरह से आप इस टाइप के टेबल वाले टाइप के क्वेश्चंस जो हैं ईजिली कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये एक रिएक्शन है, द रिएक्शन बिटवीन A एंड B इज़ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A एंड ज़ीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B। यहाँ ध्यान रखना है कि ये B के विद रिस्पेक्ट टू ज़ीरो ऑर्डर है और A के विद रिस्पेक्ट जो ऑर्डर है वो 1 है। मतलब A की 1 पावर पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन और B की 0 पावर पे डिपेंड करता है, का मतलब है कि B पर डिपेंड नहीं करता है। और इसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो ये एक NCERT क्वेश्चन है और रिसेंटली 2019 में CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ चुका है। तो और ये बहुत ही इजी है करना, ये ऐसे ही आइडिया से ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो हो जाएगा। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में A की कंसंट्रेशन 0.1 और B की कंसंट्रेशन भी 0.1 दे रखी है और रेट ऑफ रिएक्शन ये 2.0 इंटू 10⁻² दे रखा है। जब सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसमें B की कंसंट्रेशन डबल की और रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि B की क्योंकि पावर 0 है तो इसका मतलब B को डबल करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो B पे डिपेंड नहीं करता है। सिर्फ A को ही हमें क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, क्योंकि A की पावर 1 है तो इसका मतलब A की पावर डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फिल इन दी ब्लैंक्स है वो कंसंट्रेशन इसकी पहले से डबल होगी। तो ये आपको 0.2 यहाँ पर आ जाएगा कि अगर हम A की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल होता है। तो ये A की पावर 1 हो तभी ऐसा हो सकता है। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। यहाँ पर B की कंसंट्रेशन 0.4 और A की कंसंट्रेशन भी ये 0.4 दे रखी है। तो B की कंसंट्रेशन 4 टाइम्स होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि B का ऑर्डर 0 है, और A की कंसंट्रेशन 4 टाइम्स करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी 4 टाइम हो जाएगा क्योंकि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू 1 है। तो पहले वाले का 4 टाइम कर दीजिए आप, तो आंसर आपका कितना आएगा 8.0 इंटू 10⁻²। तो इस तरह से ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गया है। और लास्ट में क्या देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है बिल्कुल पहले जितना ही है, तो इसका मतलब A की कंसंट्रेशन भी पहले जितनी ही आप रखेंगे तभी रेट ऑफ रिएक्शन पहले जितना रहेगा, और B की कंसंट्रेशन चेंज करने से कुछ होगा नहीं क्योंकि B की पावर जो है वो कितनी है 0 है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। आगे एक और क्वेश्चन है, ये आपको कोई रिएक्शन दी है, इसका डाटा दिया है, इसमें रिएक्टेंट A और B हैं जिनकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट कंसंट्रेशन गिवन है A की भी और B की भी। तो इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, सेकंड में और थर्ड में, तो ये आप एक टेबल नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे और जिस तरह से अल्फ़ा बीटा मानकर पहले आपने फाइंड आउट किया था तो उसी टाइप से इसको करना है। हालाँकि ये आइडिया से भी आप कर सकते हैं, वो भी आपको ट्राई करके देखना है। और आपका आंसर जो है वो A पावर 2 और B पावर 1 मीन्स 2 और 1 का जब सम करेंगे तो 3 आपका ऑर्डर जो है वो आ जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, आप प्रैक्टिस कर लेना। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस जो आपको बुक्स में मिलते हैं उनकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है।